स्कूल कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th एसएसटी में हिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक, इसका भाग 4 है, जिसके अंतर्गत हम मुगल कालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले भाग के अंतर्गत हमने भारत पर शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख शासक और दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था लोधी वंश, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उस इब्राहिम लोधी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में फरगना के शासक बाबर ने पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और फिर 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत पर मुगलों का क्या रहा था? शासन रहा था। हालांकि वैसे देखा जाए तो मुगलों का शासन है वो 1712 ईस्वी तक ही था, यानी मुगल वंश में प्रमुख जो शासक हुए थे वो 1712 ईस्वी तक ही थे। उसके बाद में मुगल साम्राज्य में जो शासक हुए वो अयोग्य और कमजोर शासक थे, इसलिए धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन मुगल काल के जो शासक है उन्होंने 1857 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। 1857 में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी और उस समय मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वो मुगल साम्राज्य का क्या था? अंतिम शासक। तो देखिए मुगल कालीन भारत यानी मुगल का भारत में शासनकाल 1526 से 1857 ईस्वी तक। आप देखिए मुगल साम्राज्य में या मुगल वंश में प्रमुख जो शासक हुए थे, कौन कौन शासक हुए थे? मुगलों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत पर क्या किया था? शासन। तो देखो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। ये मुगल साम्राज्य का पहला शासक कह सकते हैं या बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर शासन किया था। फिर बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। 1530 से लेकर 1556 तक। हालांकि इसमें बीच में सूर साम्राज्य भी आ गया था, क्योंकि 1540 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का शासक कौन बन गया था? शेरशाह सूरी बन गया था। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दोबारा दिल्ली का क्या बन गया था? शासक। फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत पर क्या किया था? शासन। 1556 से 1605 तक। फिर अकबर के बाद इसका पुत्र जहांगीर, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत पर क्या किया था? शासन। फिर जहांगीर के बाद में इसका पुत्र शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने भारत पर क्या किया था? शासन। फिर उसके बाद में शाहजहां का पुत्र था कौन? औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने क्या किया था? शासन। फिर औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम ने भारत पर शासन किया था। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक किसने शासन किया था? जहांगीर शाह ने। फिर इसके बाद में फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक। इसी फर्रुखसियर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जिम्मेदारी सौंप दी थी 1713 से 1719 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह, जो इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, 1719 से 1748 तक। फिर उसके बाद में अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय के शासनकाल 1754 से 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय, इसका
1859 से 1806 तक। फिर इसके बाद में अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल 1806 से 1837 तक। फिर मुगल साम्राज्य का जो अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक, ये अंतिम शासक था। इसको अंग्रेजों ने 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको बंदी बनाकर कहां भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है, ये मुगल साम्राज्य का क्या था, अंतिम सम्राट था या अंतिम शासक था। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। पहला शासक मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करने वाला कौन था, बाबर। और कब की थी इसने, 1526 ईस्वी में। आप देखिए हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में इस पाठ में केवल औरंगजेब तक के ही शासकों के बारे में बताया गया है, क्योंकि यही मुगल साम्राज्य में प्रमुख शासक हुए थे। औरंगजेब के बाद में तो जितने भी शासक हुए थे वो सारे के सारे कमजोर और अयोग्य शासक थे, और मुगल साम्राज्य है वो केवल हत्याओं का और आपसी संघर्ष का केंद्र बन गया था। लेकिन औरंगजेब तक ये जो शासक थे ये योग्य और शक्तिशाली शासक थे, इसलिए हमारे सिलेबस में है वो औरंगजेब तक मुगल शासकों को शामिल किया गया है। अब इसमें हम एक मुगल साम्राज्य के शासक के बारे में पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य का शासक है कौन, बाबर। बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बाबर कौन था, कहां का शासक था बाबर। तो देखिए सबसे पहले है बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक। भारत पर शासन करने वाला मुगल शासक कौन था, बाबर। अब देखिए इस बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में बाबर का क्या हुआ था, जन्म। बाबर के पिता का नाम उमर मिर्जा शेख, और बाबर की जो माता थी, बाबर की माता का नाम था कुलतुम निगार खान। आप देखिए ये बाबर का जो पिता है उमर मिर्जा शेख, ये फरगना का शासक था। फरगना एक रियासत थी, वहां का ये क्या था, शासक था। और ये था चुगताई तुर्क वंश से संबंध रखता था, चुगताई तुर्क वंश से संबंधित था। लेकिन बाबर की जो माता थी कुलदुक निगार खान, ये चंगेज खान वंश से थी। इसलिए कहते हैं कि बाबर का संबंध इन दोनों ही वंशों से था। बाबर का संबंध है वो दोनों वंशों से था, क्योंकि बाबर का जो पिता था उसका वंश अलग था और बाबर की जो माता थी उसका वंश क्या था, अलग था। बाबर के जो पिता था उमर मिर्जा शेख, ये तो चुगताई तुर्क वंश से संबंध रखता था, और बाबर की जो माता थी कुलतुम निगार खान, ये चंगेज खान वंश से संबंध रखती थी। मंगोल सेनानायक था ना चंगेज खान, उसके वंश से संबंधित थी। इसलिए बाबर का संबंध है वो दोनों ही वंशों से था। दोनों वंश कौन कौन से, चुगताई तुर्क वंश और चंगेज खान वंश, इन दोनों वंशों से बाबर का क्या था, संबंध। आप देखिए
बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का क्या नाम था? पूरा नाम था। बाबर तुर्क मुसलमान था। बाबर क्या था? तुर्क मुसलमान था। फिर देखिए 1494 ईस्वी में बाबर का जो पिता था उमर मिर्जा शेख की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद बाबर मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में, यानी 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही बाबर फरगना का क्या बन गया था? शासक बन गया था। बाबर मात्र 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में फरगना का क्या बन गया था? शासक बन गया था। और जब ये फरगना का शासक बना था बाबर, तब इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर कौन सी उपाधि धारण करके फरगना का शासक बना था? बादशाह की उपाधि। और बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला तैमूर वंश का पहला शासक था, जिसने बादशाह की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। अब उसके बाद में देखिए 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया था। बाबर का आया था भारत। देखिए कहीं कहीं इतिहास में ये भी लिखा हुआ है कि जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इसी इब्राहिम लोधी का एक चाचा था, उस चाचा ने, जिसका नाम दौलत खां बताया जाता है, उसने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। यानी बाबर को भारत में किसने बुलाया था? इब्राहिम लोधी का एक चाचा था, उसने ही भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और फिर 1526 ईस्वी में बाबर कहाँ आया था? भारत आया था। और भारत में आकर फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था युद्ध में? तोपों का प्रयोग किया था, जिससे इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इब्राहिम लोधी है वो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इस प्रकार 1526 ईस्वी में भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना। और बाबर है वो भारत का, दिल्ली का क्या बन गया था? सम्राट या शासक बन गया था। कब? 1526 ईस्वी में। किस युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। न केवल पराजित हुआ इब्राहिम लोधी, बल्कि युद्ध के मैदान में मारा भी गया था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। अब उसके बाद देखो 17 मार्च 1527 ईस्वी को, कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व मेवाड़ का जो शक्तिशाली शासक था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य इतिहास प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था।
तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य क्या हुआ था? इतिहास प्रसिद्ध खानवा का क्या हुआ था? युद्ध। ये युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव क्या हुई थी? मजबूत हुई थी। अब देखिए ये खानवा का जो युद्ध है ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान में जो भरतपुर जिला है, इस भरतपुर जिले में एक रूपवास तहसील है। उस रूपवास तहसील के खानवा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? खानवा नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान में भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के खानवा नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था। आप देखिए कहा जाता है कि इस युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा और उसके कई राजपूत शासक भी इस युद्ध में, अन्य राजपूत सहयोगी राजा भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। और इस युद्ध में राणा सांगा की जो मेवाड़ सेना थी या जो राजपूत सेना थी, उसका पहला वार इतना खतरनाक था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी और मुगल सेना है वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लग गई थी। फिर दोपहर में बाबर ने जब नमाज अदा करने के लिए युद्ध विराम की क्या की थी? घोषणा। तो उस समय बाबर ने अपने सैनिकों को यानी मुगल सैनिकों को क्या किया था? संबोधित किया था। और उस समय बाबर ने इस युद्ध के अंतर्गत जिहाद का नारा दिया था, यानी इस युद्ध को बाबर ने धर्म से जोड़ दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म, धर्म से जोड़ दिया था। यानी बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि एक तरफ हिंदू राजा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम राजा है, एक तरफ हिंदू सैनिक है तो दूसरी तरफ मुस्लिम सैनिक है। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस युद्ध को हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ा जाने वाले युद्ध की क्या दे दी? संज्ञा। और इस युद्ध को धर्म से जोड़ दिया। और साथ ही बाबर ने अपने सैनिकों को चेतावनी भी दी कि अगर तुमने दुश्मन को अपनी पीठ दिखाई तो आप अपने अल्लाह भगवान ईश्वर को क्या जवाब दोगे? और यहाँ तक कि मैं आपको दफनाने के लिए 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं होने दूंगा। इससे क्या हुआ कि बाबर के सैनिकों में जोश भर गया। क्या भर गया? जोश भर गया। बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए तो ये सारी बातें की थी, ये सारी रणनीति अपनाई थी। और साथ ही इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग भी किया था। तुलगुमा युद्ध पद्धति का भी क्या किया था? प्रयोग किया था। अब देखिए तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है? इसके अंतर्गत दुश्मन की जो सेना होती है उसको बाएं और दाएं दोनों तरफ से घेर कर मार दिया जाता था। इसको क्या कहते थे? तुलगुमा युद्ध पद्धति। बाएं और दाएं में सैनिकों की रक्षा पंक्ति होती थी और फिर जब आमने सामने के सैनिक लड़ने में व्यस्त हो जाते थे तब वो बाएं और दाएं की जो रक्षा सैनिक पंक्ति होती थी वो उन सैनिकों को, दुश्मन की जो सेना होती थी, सामने वाले की जो सेना होती थी, उस सेना को क्या कर लेते थे? चारों तरफ से घेर लेते थे और फिर घेर कर अंदर ही अंदर मार देते थे। इसको कहते थे तुलगुमा युद्ध पद्धति। और ये युद्ध पद्धति केवल बाबर के सैनिकों में ही थी, बाबर के पास में ही थी। राणा सांगा के पास में ये युद्ध पद्धति की जानकारी उसको नहीं थी। आप देखिए खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा देने से और तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करने से खानवा के युद्ध में भी बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस युद्ध में भी बाबर की क्या हुई? विजय। यानी खानवा के युद्ध में भी बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। और कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर में 80 घाव लग चुके थे, 80 तीर के निशान लग चुके थे और राणा सांगा पूरी तरह से युद्ध के मैदान में घायल हो गया था। फिर राणा सांगा को घायल अवस्था में ही युद्ध के मैदान से अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसकी जान बचाई गई थी। इस प्रकार
1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और खानवा युद्ध के बाद में कहते हैं कि बाबर राजपूत राजाओं के सिर काट कर लाया था और उन सिरों के ऊपर यानी उनकी मीनार बनाकर उनके ऊपर बैठकर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने खानवा युद्ध में विजयी होकर कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बाबर ने किस युद्ध में विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो वो युद्ध कौन सा था, खानवा का युद्ध। यानी खानवा के युद्ध में बाबर ने विजय होकर कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की थी। अब उसके बाद देखिए 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को भी पराजित कर दिया था। चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ का जो राजपूत राजा था, राजपूत शासक था कौन, मेदिनी राय। इसको भी बाबर ने 1528 ईस्वी में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और फिर उसके बाद में 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान सेना को और इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, इसको भी क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। कौन से युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध का मतलब है घाघरा गंगा की एक सहायक नदी है, तो इस नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या है, घाघरा का युद्ध। जो कब हुआ था, 1529 में। किस किस के मध्य, बाबर व अफगान सेना के मध्य, जिसमें अफगान सेना के शासक महमूद लोदी को भी बाबर ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। कब, 1529 में। और फिर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु। कब, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो गई, मृत्यु। बाबर की मृत्यु होने के बाद बाबर को आगरा में, कहां पर, आगरा में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी है ना गंगा की सहायक नदी, इस यमुना नदी के किनारे रामबाग में दफनाया गया था। बाबर को कहां दफनाया गया था, आगरा में यमुना नदी के किनारे रामबाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में यानी 7 वर्ष बाद बाबर की इच्छा के अनुसार वहां से बाबर के शव को कब्र में से निकालकर बाबर को बाद में काबुल में दफनाया गया था। काबुल है ना वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल, वहां पर बाबर को दफनाया गया था। तो बाबर का मकबरा है वो कहां स्थित है, काबुल में। यानी बाद में बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। उस समय किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी और बाद में जब जानकारी मिली तो बाबर के शव को वापस कब्र में से निकालकर, रामबाग में से निकालकर कहां दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। अब देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबरनामा भी कहते हैं, तुजुके बाबरी भी कहते हैं। और कौन सी भाषा में लिखी थी बाबर ने ये अपनी आत्मकथा, खुद की कथा, खुद के बारे में लिखा था उसके अंतर्गत तुर्की भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बाबरनामा का लेखक कौन था, तो बाबरनामा का लेखक स्वयं बाबर था, खुद ही था। बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा या तुझके बाबरी। हालांकि बाद में इस बाबरनामा का
अकबर का एक नवरत्न था अब्दुल रहीम खान का नाम, इसने इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो देखिए अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत अभी 29 जून को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें इस पार्ट से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया था कि बाबर की प्रमुख विजयों की विवेचना कीजिए, बाबर की प्रमुख विजय के बारे में बताइए। तो देखो बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर के प्रमुख युद्ध या विजय अभियान, देखो इसका एक सूत्र है 1526 में बाबर ने पानी पिया, 1527 में बाबर ने खाना खाया, 1528 में बाबर चांद पर गया, 1529 में बाबर घर गया और 1530 में बाबर मर गया। यानी पानी पिया का मतलब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1527 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था। 1528 पर चांद गया मतलब 1528 में बाबर व चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित कर दिया था, यानी चंदेरी का युद्ध। 1529 में घर गया का मतलब गागरा का युद्ध जिसमें बाबर ने अफगान सेना को पराजित किया था और 1530 में मर गया, यानी बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1526 में बाबर ने पानी पिया, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 28 में चांद गया यानी चंदेरी का युद्ध, 1529 में घर गया यानी गागरा का युद्ध, 1530 में मर गया यानी चल दिया या मर गया या मृत्यु हो गई। तो ये बाबर के प्रमुख युद्ध या विजय अभियान थे जिसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप देखिए बाबर की मृत्यु के बाद अगला मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था, शासक था, वो था हुमायूं। 1530 से 1556 तक हुमायूं, 1530 से 1556 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र था, हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का पूरा नाम नहरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नहरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं।
हुमायूं का राज्याभिषेक, यानी ये दिल्ली का मुगल साम्राज्य का शासक कब बना था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना था। 26 दिसंबर 1530 की बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया था। अब देखिए, हुमायूं ने शासक बनते ही अपने साम्राज्य का अपने भाइयों के बीच बंटवारा कर दिया था। अपने भाइयों के बीच क्या कर दिया था? बंटवारा। किसने? हुमायूं ने। शासक बनते ही अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांट दिया था। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा तो हुमायूं था ही। हुमायूं के बाद में कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं तो दिल्ली का शासक बना ही था। फिर हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दे दिया था। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कौन से प्रदेश दिए थे? काबुल और कंधार के प्रदेश। इस अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया था और इस हिंदाल को हुमायूं ने मेवात का क्षेत्र दे दिया था। और यहां तक कि हुमायूं का एक चचेरा भाई था, सलमान, इसको भी हुमायूं ने बदखुआ का प्रदेश दे दिया था। इस प्रकार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का अपने भाइयों के बीच क्या कर दिया था? बंटवारा। यानी अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दे दिया, अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया था और अपने चचेरे भाई सलमान को बदखुआ का प्रदेश दे दिया था। उसके बाद में देखिए, हुमायूं ने दिल्ली में एक दीनपना नामक नगर बसाया था। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनपना नामक नगर किस शासक ने बसाया था या किस शासक ने इसकी स्थापना की थी? तो वो शासक कौन है? हुमायूं। या हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? दीनपना नामक नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। उसके बाद में देखिए, हुमायूं ने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया था। मालवा और गुजरात पर क्या किया था? आक्रमण। लेकिन 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में अफगान शासक शेर खान ने बक्सर के निकट चौसा के युद्ध में हुमायूं को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ? 1539 ईस्वी में हुमायूं और अफगान शासक शेर खान के मध्य बक्सर के निकट कौन सा का युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। चौसा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं की क्या हुई? पराजय और शेर खान की क्या हुई? विजय। और शेर खान ने चौसा के युद्ध में विजय होकर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। और साथ ही इसने अपने नाम की क्या चलाए थे? सिक्के भी चलाए थे। किसने? शेरशाह सूरी ने। फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने, अब शेर खान का नाम क्या हो गया? शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी। तो शेरशाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को फिर से पराजित कर दिया था। हुमायूं को फिर से क्या कर दिया था? पराजित। किस युद्ध में? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में।
कब हुआ था? 1540 में। किस किस के मध्य? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की क्या हुई? विजय, और हुमायूं पराजित हुआ और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। और शेरशाह सूरी का दिल्ली पर क्या हो गया था? अधिकार। दिल्ली हुमायूं के हाथ से निकल गया था और शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया था। कब? 1540 ईस्वी में। हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। कहते हैं कि उस समय हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित ही गंगा नदी में छलांग भी लगा दी थी। बाद में एक नाव चलाने वाले भिश्ती ने हुमायूं की क्या बचाई थी? जान। फिर उसी भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का दिल्ली का बाद में क्या बनाया था? शासक। और उस भिश्ती ने अपने एक दिन के शासन काल में ही चमड़े के सिक्के भी चलाए, चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। इस प्रकार की जानकारी भी इतिहास में मिलती है। फिर दिल्ली का शासक तो शेरशाह सूरी बन गया था 1540 ईस्वी में। हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। फिर हुमायूं जगह जगह भटकता रहा। हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया। कहते हैं कि निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने अपने भाइयों से भी शरण मांगी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं के खुद के भाइयों ने भी हुमायूं को शरण नहीं दी थी। हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता, इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा, किसी ने उसको शरण नहीं दी। बाद में हुमायूं के भाई हिंदार का ही एक आध्यात्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख अली अख्तर। शेख अली अख्तर, इसको हुमायूं ने अपने घर में क्या दी थी? शरण। और यहाँ पर निर्वासित जीवन के दौरान ही यहाँ पर रहती हुई इसी शेख अली अख्तर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो। इस हमीदा बानो से हुमायूं ने यहाँ पर ही क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और इसी हमीदा बानो से बाद में हुमायूं के एक पुत्र का जन्म हुआ था और उस पुत्र का नाम क्या था? अकबर, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना था। कौन? अकबर। ये अकबर इसी हमीदा बानो का क्या था? पुत्र था, जो शेख अली अख्तर की क्या थी? पुत्री, जिससे हुमायूं ने इसके यहाँ रहते हुए इससे क्या कर लिया था? विवाह। और इसी हमीदा से हुमायूं के पुत्र अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और फिर इस शेख अली अख्तर ने हुमायूं की क्या की थी? आर्थिक मदद की, सहायता की। और हुमायूं ने वापस अपनी सेना को संगठित किया, अपनी सेना को पुनर्गठित किया। और इधर क्या हुआ कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1555 ईस्वी तक इसके पुत्र इस्लाम शाह ने शासन किया था। लेकिन उसके बाद में सूर साम्राज्य में भी आपसी फूट प्रारंभ हो गई थी, खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए हुमायूं ने क्या किया? और इधर हुमायूं ने वापस दिल्ली का सुल्तान शासक बनने की भी क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और उधर अफगानों की फूट का भी उसने क्या उठाया? फायदा उठाया। और फिर हुमायूं ने वापस दिल्ली का शासक बनने के लिए हुमायूं ने सबसे पहले काबुल और कंधार पर अधिकार किया। हुमायूं ने इस पर काबुल और कंधार पर क्या किया? अधिकार। काबुल और कंधार पर अधिकार करने के बाद में हुमायूं ने 1555 ईस्वी में लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद में हुमायूं ने मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेना को पराजित करके पंजाब पर भी क्या कर लिया था? अधिकार। मई 1555 ईस्वी में हुमायूं की सेना ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेना को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। फिर जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के विद्रोह में, कौन से विद्रोह में? सरहिंद के विद्रोह में फिर से हुमायूं की सेना ने अफगान सेना को पराजित कर दिया और पराजित कर दिया, दोबारा पराजित कर दिया था। और फिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दूसरी बार
दिल्ली का शासक बन गया था। हुमायूं वापस पुनः दिल्ली का दोबारा शासक कब बना था? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं वापस पुनः दिल्ली का क्या बन गया था? शासक बन गया था। लेकिन कुछ समय ही बाद ही, यानी 24 जनवरी 1556 ईस्वी को, कब? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों में लड़खड़ाने से या पैर फिसलने से, गिरने से हुमायूं क्या हो गया था? बुरी तरह से घायल हो गया था। कब? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को। कहां पर? दीनपना नगर में स्थित पुस्तकालय की जो सीढ़ियां थी उनसे हुमायूं उतर रहा था, नीचे आ रहा था शाम के समय, संध्या के समय। उस समय हुमायूं का सीढ़ी में पैर फिसल गया था या वो लड़खड़ा गया था, जिससे हुमायूं क्या हो गया था? गहरी चोटें लगने से घायल हो गया था। और फिर 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। हुमायूं अफीम का नशा करता था, अफीम के नशे में मस्त रहता था, लेकिन ज्योतिष में बड़ी आस्था रखता था। हुमायूं किसका नशा करता था? अफीम का नशा करता था, लेकिन ज्योतिष में क्या रखता था? आस्था। और ज्योतिष के अनुसार वो सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन अलग अलग रंग के क्या पहनता था? कपड़े। यानी जैसे सोमवार को अलग रंग का कपड़ा, ज्योतिष के अनुसार। किसके अनुसार? ज्योतिष के अनुसार कि भाई सोमवार को कौन से रंग का कपड़ा सही है, उसके अनुरूप ज्योतिष के अनुसार सोमवार को अलग रंग का कपड़ा, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को अलग, शुक्रवार को अलग, शनिवार को अलग और रविवार को अलग। ज्योतिष में आस्था रखता था और ज्योतिष के अनुसार ही वो सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो 27 जनवरी 1530 ईस्वी को हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु। इतिहासकार वेरप्रून ने हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए कैसे कि जब बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी समय हुमायूं खतरनाक रूप से क्या हो गया था? बीमार हो गया था। और कई मतलब ज्योतिषियों द्वारा इसका इलाज किया गया, लेकिन ये तैयार भी नहीं हुआ था। हुमायूं को बचाने के चक्कर में कहते हैं कि बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। बड़ी मुश्किल से हुमायूं बीमारी से बचा था और तैयार हुआ था। फिर उसके बाद में हुमायूं शासक बना। शासक बनते उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। और फिर इधर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में उसको पराजित कर दिया था। और दिल्ली का शासक कौन बन गया? शेरशाह सूरी। दिल्ली हुमायूं के हाथ से निकल चुकी थी। फिर हुमायूं गंगा नदी में कूदा, फिर बिश्ती ने उसकी जान बचाई, जैसे जैसे वापस वो बचा। फिर वो दर दर की ठोकरें इधर उधर भागता रहा, जगह जगह स्थान पर शरण लेने के लिए भागता रहा, लेकिन उसको किसी ने यहाँ तक कि उसके भाइयों ने भी उसको क्या नहीं दी थी? शरण नहीं दी थी। फिर हुमायूं ने वापस अपनी सेना का संगठन किया और वापस दिल्ली पर अधिकार करके वापस दूसरी बार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को वापस दिल्ली का शासक भी बनता है। लेकिन शासक बना और उसके कुछ समय बाद ही दीनपना नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों में फिसलने से, पैर फिसलने से, लड़खड़ाने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हुमायूं लड़खड़ाते हुए तो शासक बना और जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी क्या हो गई? लड़खड़ाने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक हुमायूं का एक पुत्र था, कौन? अकबर, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।